हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लस टू बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हेनरी फ्यूल और फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने अपने अपने थॉट्स प्रेजेंट करे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन करना चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियो में हेनरी फ्यूल के 14 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए, जिसका लिंक मैं यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। मेरे इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ फ्रेडरिक विल्सन के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि मैं फ्रेडरिक विल्सन के साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड इवन टेक्निक्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, सबसे पहले जान लेना जरूरी है फ्रेडरिक विल्सन आखिर है कौन। फ्रेडरिक विल्सन का जन्म 1856 को यूएसए में हुआ और 1878 को इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी को एज अ मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन किया। एफडब्ल्यू टेलर की माने तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट के अंदर, मैनेजमेंट के हर फील्ड एरिया के अंदर साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक मेथड यूज होना चाहिए। हमें हिट एंड ट्रायल मेथड्स को अवॉइड करना चाहिए। इसी लॉजिक के ऊपर इस फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने 4 डिफरेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों के सामने प्रेजेंट करे हैं। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक एक कर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसे बोला जाता है रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस। इस प्रिंसिपल की माने तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड को अवॉइड करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन लगाना है वो अपनी मर्जी से नहीं लगाना, हमें रूट कॉज एनालिसिस करने हैं, प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है और फिर उस प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन बना है वही सॉल्यूशन हमें अप्लाई करना है। दोस्तों, ये ठीक उसी तरीके से है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई बीमार हो जाता है तो आप अपने घर में से जो फर्स्ट एड बॉक्स में आपने मेडिसिन रखी है, अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन उठा के आप ट्राई नहीं करते हो, अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, आप वही मेडिसिन उठा के कंज्यूम करते हो जो उस प्रॉब्लम, उस बीमारी के लिए बनी है। ये टेलर भी ठीक इसी तरीके से बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन रहता है। जो सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बना है, हमें वही सॉल्यूशन अप्लाई करना है, तभी प्रॉब्लम को हम इफेक्टिवली डील कर पाएंगे। अपनी मर्जी से हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट्स है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एफडब्ल्यू टेलर ने कई सारी स्टडीज प्रेजेंट करी हैं जो साइंटिफिक स्टडी हैं, जैसे कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी। इन सभी स्टडीज को हम डिटेल में टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स के अंदर स्टडी करेंगे। देन इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल जो टेलर ने प्रेजेंट किया है, यह है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये टेलर का प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के जनरल प्रिंसिपल एस्पिरिट डी कॉर्प से काफी कुछ मिलता जुलता है। जैसे हेनरी फ्यूल ने एस्पिरिट डी कॉर्प में कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक इसी तरह ये फ्रेडरिक विल्सन टेलर भी यही बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी का मतलब सभी को एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। यहां पे फ्रेडरिक विल्सन टेलर बोलते हैं कि हमें मेंटल रेवोल्यूशन करने की जरूरत है। ये मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। हमें मेंटल रेवोल्यूशन, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। ये माइंडसेट न सिर्फ वर्कर्स को चेंज करना है बल्कि मैनेजमेंट को भी चेंज करना है। वर्कर्स होने के नाते अगर मेरी ये सोच रहती है कि मुझे ग्रोथ मिल जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मैनेजमेंट को प्रॉफिट आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी ये सोच गलत है, मुझे ये सोच चेंज करनी होगी। क्योंकि जब तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी, मेरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरीके से मैनेजमेंट को भी अपनी सोच चेंज करनी होगी।
अगर मैनेजमेंट ये सोचती है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट आ जाए, वर्कर ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीट हो रहा है या नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन डैम केयर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को यह सोच चेंज करनी होगी। क्योंकि जिस पिलर्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन नाम की बिल्डिंग टिकी हुई है वो वर्कर्स हैं, और अगर वर्कर्स हैप्पी नहीं होंगे, वर्कर्स जॉब छोड़कर चले जाएंगे और मैनेजमेंट नाम की बिल्डिंग क्रैश हो जाएगी। इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करते हुए ये फ्रेडरिक विल्सन टेलर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक गाड़ी है और वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इसकी दो साइड के टायर्स है, दोनों के बीच में बैलेंस होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन नाम की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया वो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। टेलर का यह प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के जनरल प्रिंसिपल इनिशिएटिव से मिलता जुलता है। इनिशिएटिव प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने यह कहा था कि अगर मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो वर्कर से पूछकर वो डिसीजन लिया जाए, यानी कि डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। ठीक इसी तरह टेलर का भी यह मानना है कि मैनेजमेंट में अगर कोई डिसीजन लेना है, मैनेजर्स को अगर कोई डिसीजन लेना है तो वर्कर्स को इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए। इससे न सिर्फ वर्कर्स की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी बढ़ेगी, वर्कर्स हैप्पी होंगे, इंप्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होगा। देन एफडब्ल्यू टेलर का फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू देयर ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी एंड एफिशिएंसी। इस प्रिंसिपल के अंदर टेलर कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को वर्कर्स की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट वर्कर्स की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेगी, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी, तो न सिर्फ वर्कर्स का फायदा होगा बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा। ऑपरेशन के अंदर कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और अगर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को देती है तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कल को अगर हायर डेजिग्नेशन का कोई वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने लोअर डेजिग्नेशन से हायर डेजिग्नेशन वर्कर को प्रमोट कर सकती है। इससे वर्कर भी हैप्पी होगा, वो मोटिवेट होगा प्रमोशन से, और मैनेजमेंट की भी कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन बना रहेगा। दोस्तों, तो ये थे फ्रेडरिक विल्सन टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस या साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल के अंदर फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने बोला हिट एंड ट्रायल मेथड को अवॉइड करेंगे। देन सेकंड प्रिंसिपल फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने जो हमारे सामने प्रेजेंट किया यह है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि मिलजुल कर रहना है, लड़ाई झगड़े अवॉइड करने हैं। थर्ड प्रिंसिपल के अंदर फ्रेडरिक विल्सन टेलर कहते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जिसमें बोला गया कि मैनेजमेंट वर्कर से पूछ के कोई भी डिसीजन लेगी। देन फोर्थ प्रिंसिपल हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू देयर ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी एंड एफिशिएंसी। इस प्रिंसिपल के अंदर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना है, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। इन 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अलावा फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स प्रेजेंट करी हैं। अब इन साइंटिफिक टेक्निक्स को हम एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली साइंटिफिक टेक्निक जो फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने दी वो है डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम बिल्कुल हेनरी फ्यूल के फेयर रेम्यूनरेशन की तरह ही है। जिस तरह से हेनरी फ्यूल ने फेयर रेम्यूनरेशन में बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को सैलरी उनके काम के हिसाब से पे की जानी चाहिए, ठीक इसी तरीके से टेलर का भी कहना है ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी वर्कर को उनके काम के हिसाब से पे की जानी चाहिए। जो वर्कर ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी पे करेंगे और जो वर्कर कम काम करेगा उसे कम सैलरी पे करेंगे। सैलरी इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट खतरे में पड़ जाए और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि वर्कर अपने मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन ही ना कर पाए। इस सिस्टम को टेलर ने पीस वेज सिस्टम का नाम दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों।
सेकेंड टेक्निक के अंदर फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का जिक्र किया है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन दो डिफरेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है फिक्सिंग बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग फिक्स करने से क्या फायदा होता है? इससे यूनिफॉर्मिटी आती है, कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बढ़ती है। इसको जरा एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आप अगर किसी भी ढाबे में जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं हाईवे पे, जिसमें आज से पहले आप कभी एंटर नहीं किए हैं, तो एंटर करने से पहले आपको उसके मेन्यू का, उसके प्राइस लिस्ट का, उसके टेस्ट का अंदाजा नहीं रहता, क्योंकि हर रेस्टोरेंट वाला, हर ढाबे वाला अपने हिसाब से सामान बनाता है, फूड आइटम्स बनाता है। लेकिन अगर आप किसी भी केएफसी के आउटलेट में जाते हैं, एक ऐसे आउटलेट में एंटर कर रहे हैं जिसमें आपने कभी आज से पहले एंटर नहीं किया, हां आप किसी और आउटलेट पे तो गए हैं केएफसी के, बट एक स्पेसिफिक आउटलेट के अंदर नहीं गए। उस स्पेसिफिक आउटलेट में एंटर करने से पहले आपको पता रहेगा कि यहां पे मेन्यू आइटम क्या है, टेस्ट क्या है, प्राइस रेंज क्या होगी। वो इसलिए केएफसी ने स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन किया है। उन्होंने सब कुछ बेंचमार्किंग फिक्स की है कि कितने टेम्परेचर के अंदर कितना देर के लिए चिकन को ओवन में रखा जाएगा। अगर ये स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स किया जाता है तो आउटकम सेम रहता है, तो इससे कस्टमर का ट्रस्ट, लॉयल्टी बढ़ती है, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी है टेस्ट के अंदर। देन दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक कहती है प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्निक्स जितने सिंप्लीफाइड हो उतना ही बेहतर है। अननेसेसरी स्टेप्स को रिमूव कर दिया जाए, इससे ट्रेनिंग देना भी आसान होगा और प्रोडक्शन टेक्निक्स, मेथड्स, काम करने के तरीकों को समझना भी इंप्लॉइज के लिए आसान हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद हमारे पास है वर्क स्टडी। फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने कुछ वर्क स्टडी प्रेजेंट करी है। इस वर्क स्टडी के अंदर 4 बातें बोली गई हैं। सबसे पहले टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहती है कि हर काम को करने का आइडियल टाइम फिक्स किया जाए, टारगेट टाइम फिक्स कर दिया जाए। ये किस तरीके से होगा? किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए, सबसे पहले एक स्टॉप वॉच ली जाएगी और प्रैक्टिकली इस काम को बार बार करके परफॉर्म किया जाएगा और टाइम को नोट किया जाएगा। जितना भी टाइम लगा है इस काम को कंप्लीट करने में, वही टारगेट फिक्स कर दिया जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जांपल मैं आपको 10 क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए और ये 10 क्वेश्चंस को मैं अपने ही अंदाजे से बोल देता हूं, इसको 10 मिनट में कंप्लीट करके दें। ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। हमें एक्चुअली में करना क्या है, ये 10 क्वेश्चंस को आप लोगों ने डिफरेंट स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे और मैं स्टॉप वॉच के हेल्प से चेक करूंगा कि हर स्टूडेंट ये 10 क्वेश्चंस कितनी देर में अटेम्प्ट कर देता है और जो भी टाइम आप लोगों ने लिया उसका एवरेज टाइम ही मेरा टारगेट बन जाता है। यह है हमारी टाइम स्टडी। किसी भी काम को करने के लिए आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखो, स्टॉप वॉच को यूज करो और तब टारगेट फिक्स करो। देन दोस्तों इसके बाद है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहती है? इसमें तो सबसे पहले मोशन कैमरा यूज किया जाता है। जनरली बॉडी और मशीन की मूवमेंट को स्टडी किया जाता है। जो भी एक्शंस और मूवमेंट ज्यादा एफर्ट कंज्यूम करते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, उन एक्शंस को हटाया जाए ताकि एफर्ट कम लगे, टाइम कम लगे और एक्सीडेंट के चांसेस को अवॉइड किया जा सके। ये मोशन स्टडी जनरली आप लोगों को स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगी, जहां पे कोच मोशन कैमरा की हेल्प से प्लेयर्स के एक्शन को स्टडी करता है और जहां पे भी एरर है उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास वर्क स्टडी के अंदर थर्ड है फटीग स्टडी। हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग इंसान है। लगातार काम करेंगे तो हम थक जाएंगे, हमारी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाएगी। वर्कर्स की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जरूरी है उनको रेगुलरली एक इंटरवल के बाद ब्रेक दी जाए। स्पेसिफिक टाइम इंटरवल डिजाइन किया जाए, डिसाइड किया जाए, जहां पे वर्कर्स को ब्रेक दी जाए ताकि वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर ले और दोबारा से काम पे लग जाए। ऐसा करके इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी उनके काम में बनी रहेगी। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट है मेथड स्टडी। वर्क स्टडी का फोर्थ पॉइंट मेथड स्टडी।
मेथड स्टडी की टेक्निक क्या बोलती है कि काम के डिफरेंट स्टेजेस को स्टडी किया जाए और उसको रीअरेंज किया जाए ताकि आउटपुट मैक्सिमम हो सके। इसको भी हम एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे। आप लोगों का स्कूल में जो टाइम टेबल होता है, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कॉमर्स का ही। आपके कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स जनरली सबसे ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है और ये जो अकाउंट्स का आपका पीरियड है लास्ट में कर दिया जाए और सबसे पहला पीरियड फिजिकल एजुकेशन का किया जाए तो आप लोगों का फोकस नहीं बनेगा, आउटकम आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट पीरियड में बार बार रिस्ट वॉच देख रहे होते हैं और बेल की इंतजार कर रहे होते हैं, कंसंट्रेशन बन नहीं पाता। ऐसे में अकाउंट्स जो कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन डिमांड करता है, वहां पे आपका कंसंट्रेशन लूज होगा और फिर अकाउंट्स में आउटपुट नहीं आ पाएगा। हमें करना क्या चाहिए? अकाउंट्स का पीरियड सबसे पहले कर देना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन का पीरियड एक ऐसे टाइम पे करना चाहिए जहां पे आप सुस्त हो रहे होते हैं, डाउन हो रहे होते हैं। अकाउंट्स का सबसे पहला नंबर पे हम फर्स्ट पीरियड अगर हम रख देंगे तो वहां पे हम माइंड सेट हमारा प्रिपेयर्ड होता है, सुनने को तैयार होता है, तो हम उसको अच्छे से सुन पाएंगे। कंसंट्रेशन फोकस बना रहेगा और आउटपुट ज्यादा आएगा। फिजिकल एजुकेशन के पीरियड को एक ऐसी जगह पे रखा गया जहां पे हम डाउन फील कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन का पीरियड अटेंड किया, खेलकर आए, फिर से हम एनर्जेटिक हो गए। ऐसे कर कर हम अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। तो मैनेजमेंट में भी डिफरेंट स्टेजेस को हमने इवैल्यूएट करना है और रीअरेंज करना है ताकि हमारा आउटपुट मैक्सिमम आए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक के जरिए फ्रेडरिक विल्सन टेलर क्या कहना चाहते हैं? फ्रेडरिक विल्सन टेलर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का काम अलग अलग डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। सो प्लानिंग का काम अलग डिपार्टमेंट करेगा और एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन का काम अलग डिपार्टमेंट करेगा। क्योंकि अगर एक ही डिपार्टमेंट को प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम दे दिया जाए, न सिर्फ वर्कलोड बढ़ता है बल्कि प्लानिंग भी इफेक्टिव नहीं होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी ही कन्वीनियंस को ध्यान में रखकर प्लान बनाएगा। सो प्लानिंग का काम अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का काम अलग डिपार्टमेंट। ये डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड होगा। प्लानिंग के अंदर 4 डिफरेंट सुपरवाइजर्स होंगे और प्रोडक्शन के अंदर भी 4 डिफरेंट सुपरवाइजर्स होंगे। इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। और 4 सुपरवाइजर्स प्लानिंग डिपार्टमेंट के, 4 सुपरवाइजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, मिलकर 8 सुपरवाइजर हो जाते हैं जो एक सिंगल वर्कर को इंस्ट्रक्शन देंगे। यहां पे टेलर और फ्योल के बीच में डिफरेंस पैदा हो जाता है क्योंकि फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल दिया। यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल में एक वर्कर का एक ही बॉस होना चाहिए। यहां पे वर्कर को 8 डिफरेंट बॉसेस इंस्ट्रक्शन देंगे। तो टेलर और फ्योल यहां पे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आइए चलिए जानते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि इनके बारे में भी 1 मार्क का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले रूट क्लर्क। रूट क्लर्क एक ऐसा सुपरवाइजर और एक ऐसा फोरमैन है जो किसी भी काम को करने के लिए सीक्वेंस कोर्स ऑफ एक्शन को डिजाइन करेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। एक टारगेट को अचीव करने के लिए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो किया जाना चाहिए, रूट क्लर्क डिसाइड करेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा, गाइडलाइंस इशू करेगा वर्कर्स को कि क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इस सुपरवाइजर का काम होगा किस पर्टिकुलर टाइम के अंदर काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसका बजट क्या होना चाहिए, यानी कि ये इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को ध्यान में रखेगा। देन फोर्थ हमारे पास सुपरवाइजर है डिसिप्लिनरियन। इसका काम होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बना रहे। देन दोस्तों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 सुपरवाइजर्स होंगे। सबसे पहले है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम है वर्कर्स को काम करने के लिए जो भी टूल मटेरियल चाहिए वो टूल्स एंड मटेरियल्स उनको अवेलेबल हो जाए, ये गैंग बॉस इंश्योर करेगा। देन सेकेंड सुपरवाइजर है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम होगा
कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो टारगेट टाइम के अंदर उनका काम कंप्लीट हो जाए। देन रिपेयर बॉस, जिसे मेंटेनेंस बॉस भी बोला जाता है, ये गैंग बॉस ने जो भी टूल्स अवेलेबल करवाए हैं, ये रिपेयर बॉस इंश्योर करेगा वो सारे के सारे टूल्स अप एंड रनिंग कंडीशन में हो। अगर उनका कुछ भी वियर एंड टियर होता है उनको मेंटेन करवाना इसकी जिम्मेदारी है। देन फोर्थ है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर एक ऐसा सुपरवाइजर है जो इंश्योर करता है कि आउटपुट जो प्रोड्यूस किया गया है वो एज पर स्टैंडर्ड हो, क्वालिटी टारगेट्स को मीट करता हो। सो दोस्तों, ये थे हमारे डिफरेंट टेक्निक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने अपनी स्टडी के अंदर दिए हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।